स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक एक प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन रेखा द कार्बन लाइन जो पृथ्वी के वायुमंडल एवं बाह्य अंतरिक्ष को निर्धारित करता है, लगभग कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो जैसा कि ये हमारे लाइन जो शो कर रही है उसे हम कार्मेन लाइन कहते हैं और जो कि 100 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर यहाँ है, इसके ऊपर ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। यानी कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। वो किया था डार्विन और डाना द्वारा। किसने किया था? डार्विन और डाना के द्वारा किया गया था। दूसरा नंबर यानी डार्विन के अत्तलन सिद्धांत का समर्थन डाना यानी 1883, डेविस 1928 तथा मोनार्ड 1964 में किया था। तो कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो डार्विन और डाना के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द पीपल ऑफ इंडिया 1908 यानी 1908 का लेखक कौन है। द पीपल ऑफ इंडिया 1908 का लेखक कौन है। तो वो है सर हर्बर्ट रिस्ले। सर हर्बर्ट रिस्ले जो है वो यूके ने भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जैसे कि दिरबड़, इंडोआर, मंगोलाइड, आर दिरबड़, मंगोल दिरबड़, सिधो दिरबड़ और तुर्क ईरानी। यानी सर हर्बर्ट रिस्ले ने जो यूके ने भौतिक विशेषताओं के आधार पर 7 वर्गों में प्रजातियों को विभाजित किया था। देखते हैं नेक्स्ट। मात्रात्मक क्रांति यानी फोर्थ नंबर है। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में नए विचारधारा का जन्म हुआ। तो वो किसका हुआ था 1970 में। तो वो ये मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी, यानी उसका ऑप्शन नंबर राइट जो है उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। स्वर्ण से नहीं वर्ण स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, किस विद्वान से संबंधित है। यानी स्वर्ण से नहीं वर्ण स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र महान बनता है, तो वो हमारा है, ये हमारा कथन है, वो है राल्फ वाल्डी इमर्सन। कौन है? राल्फ वाल्डी इमर्सन। प्रकृति की आज्ञा मानकर लक्ष्य प्राप्त करो, यानी प्रकृति की आज्ञा मानकर लक्ष्य प्राप्त करो, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो यह है रुको और जाओ। यानी प्रकृति की आज्ञा मानकर लक्ष्य प्राप्त करो, रुको और जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल असत्य है। जैसे कुनेन, कुनेल जो है वो मलेरिया रोग की दवा के लिए होता है, ये करेक्ट है।
चुम्बगम यानी जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, ये भी सही है। और कोल खगोज सोवियत संघ की सामूहिक खेती है, ये भी बिल्कुल राइट है। मिश्रित कृषि कृषि तथा बागवानी का सामान्य है, तो यह जो है मिश्रित कृषि ये गलत है। इसमें क्या है, कोई भी कृषि कई प्रकार की फसलों को उत्पन्न एक साथ कर सकती है, उसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन त्रिवार्था के वर्गीकरण के प्रकार का मैदान नहीं है? त्रिवार्था के वर्गीकरण का प्रकार का मैदान नहीं है, तो वो है झीलकृत। कौन सा है? झीलकृत मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सार्क, यानी 9 नंबर है सार्क। 8 दिसंबर 1985 का मुख्यालय कहाँ है? यानी सार्क 8 दिसंबर 1985 का मुख्यालय कहाँ है सार्क का? तो वो है काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। चलिए, यानी उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान नई पद्धति वर्ष 2023 और 24 के अनुसार भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर हो गई है? तो जैसा कि हमने कल भी पढ़ाया था, तो आज यानी 11,098 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, ममफोर्ड के अनुसार कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरमावस्था की घोतक है? तो ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मेगापोलिस, जो कि हमने कल इसको पढ़ाया था। सिलीगुड़ी, गलियारा या चिकन नेक लगभग कितने किलोमीटर संकीर्ण भाग है? तो 20 से 22 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंपीय तरंगों की परिमाण को नापने के लिए काम आता है? तो इसका करेक्ट है रिएक्टर पैमाना। कौन सा है? रिएक्टर पैमाना। यानी मार्केली मापक जो है भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। यह मापक गुणात्मक और परिमाणात्मक नहीं है। यह कैसा है? गुणात्मक है, जबकि परमाणता सॉरी परिमाणात्मक नहीं है। यह मापक इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया गया है। वर्तमान समय में भूकंप के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह एक लोगरिथमिक स्केल होता है जिसमें 1 से 9 तक की संख्या होती हैं। इसके अंदर प्रत्येक आगे की संख्या अपनी पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा यानी 32 गुने पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में निम्नांकित विद्वानों में से किसका विशेष योगदान नहीं है? तो वो यानी डाली, होम्स और जेफरीज का है विशेष योगदान। कोबर का विशेष योगदान नहीं है। इसका ए नंबर करेक्ट है, यानी कथन के अनुसार गलत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे कि महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली का है, मध्यपिंड भूसन्निध सिद्धांत कोबर का है, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है, तापी संकुचन जो सिद्धांत है वो जॉली का नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हमारा तापी संकुचन माने सी है। जो तापी संकुचन जो सिद्धांत है, अन्य भी हमारे सिद्धांत है उसको हम देख सकते हैं, जैसे गैसीय वायव रास परिकल्पना जो कि कांट के द्वारा 1795 में दिया गया, सॉरी 55 में। नेहार का परिकल्पना सिद्धांत लाप्लास के द्वारा 1796 में। ग्रहाणु परिकल्पना 1905 चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा। ज्वारीय परिकल्पना 1919 और 1929 में जीन्स एवं जेफरीज के द्वारा। द्वितारक परिकल्पना रसेल द्वारा दिया गया। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है वो ऑटो सिम्ड के द्वारा दी गई थी। यह सिद्धांत जो है वो सभी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। और तापी संकुचन जो सिद्धांत था वो किसका है? जैसा कि इसमें बताया गया था कि यानी जैसा कि इसमें जॉली के नाम से दिया गया है,
जबकि यह बिल्कुल गलत है। तापी संरक्षण सिद्धांत जो है वो जेफरीज ने दिया हुआ था। चतुष्फलक परिकल्पना का सिद्धांत जो है संरक्षण पर आधारित है, जो कि लोथेनियन ग्रीन के द्वारा दिया गया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912 में वैगनर के द्वारा दिया गया। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना बी टेलर के द्वारा दिया गया। पर्वत निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है उनसे हम लोग देख लेते हैं। भूसन्नति सिद्धांत कोबर के द्वारा। तापी संचरण सिद्धांत जेफरीज के द्वारा। रेडियो संकृतिया सिद्धांत यानी तापीय सक्रिय सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया? जॉली के द्वारा दिया गया। खिसकते महाद्वीप का जो सिद्धांत है डेली के द्वारा। संवहन तरंग होम्स के द्वारा। घूर्णन फिसलन परिकल्पना हिमगर डब्ल्यू बी लेविस के द्वारा। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया? हेस के द्वारा। ये थे सभी पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। और अब हम देखेंगे ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत। ढाल पतन का सिद्धांत डेविस के द्वारा। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत वाल्थर फेक के द्वारा। समानांतर निवर्तन किंग यानी समर्थन समानांतर निवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा? किंग के द्वारा दिया गया। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत न्यूटन के द्वारा। गतिक सिद्धांत लाप्लास के द्वारा। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम व्हील के अनुसार। नए सिद्धांत एयरी जो है एयरी के द्वारा। और स्थिरिक तर्क सिद्धांत जो है वो हैरिस के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम देख सकते हैं प्रबल वित्तियों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत जो कि डार्विन के द्वारा। स्थिर स्थल सिद्धांत मरे के द्वारा। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली के द्वारा। वर्षा से संबंधित सिद्धांत अगर हम देखें तो लवड़ी उच्छोषण सिद्धांत हेले के द्वारा दिया गया। मेघ अवस्थिरता सिद्धांत वर्जाइन फिंडिशन के द्वारा दिया गया। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत लहर सिद्धांत वार्जियन सिद्धांत 1918 ईस्वी में बर्कनीज द्वारा बर्कनीज के द्वारा दिया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है? डी एम स्मिथ ने लिखी है। किसने लिखी? डी एम स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड में चलेंगे, थोड़ा समय नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, समय व्यतीत हुआ। प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 के लेखक कौन है? वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन होटेंटाट प्रजाति संबंधित है, तो वो है निग्राइड प्रजाति से। किससे है? निग्राइड प्रजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, यानी पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? वो है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? वो है सर्व सुलभ। कौन सा है? सर्व सुलभ, सामान सुलभ और दुर्लभ, यानी ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, यानी उपलब्धि और वितरण के अनुसार जिम्मरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया है: सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल, दुर्लभ और अद्वितीय या अनन्य यूनिक्वाइड संसाधन। जिम्मरमैन एवं मिचेल ने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। जिम्मरमैन ने पदार्थ की उपयोगिता तथा संभाव्यता के अनुसार 4 वर्गों में विभक्त किया है: अप्रयुक्त संसाधन, अनुपयोगी तथा अप्रयोजनीय संसाधन और संभाव्य संसाधन तथा गुप्त संसाधन। नोट, अपरिवर्तनीय इस वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। जो हमारी गुजरती है वो हमारे जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसर निक्षेप पाया जाता है। तो प्लेसर जो निक्षेप है 26 का ए नंबर, यानी जलोढ़ पंखों तथा घाटी के तल पर पाया जाता है। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फॉर्म को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शोभ खोज। किस नाम से जानते हैं? शोभ खोज के नाम से जानते हैं। रूस के ग्रामीण अधिवास और सामूहिक फॉर्म को हम लोग शोभ खोज के नाम से जानते हैं। 28 क्वेश्चन देखेंगे, क्राल बस्ती से संबंधित है। तो क्राल बस्ती से है तुंगू, याकूत, संकाई। इसका करेक्ट है मसाई, यानी मसाई जो है वो क्राल बस्ती से संबंधित है। देखते हैं कबीलाई मननों का प्रमुख आवास क्या होता है। अगर हम बात करें आउल की, तो यूरोप में एक कॉकेसस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इजवा यानी उत्तरी रूस में, क्रॉल अफ्रीका, मसाई, वंटू, काफिर और नेटाल है। टिपी, टिपी जो है वो रेड इंडियन, यानी टिपी जो आवास है वो रेड इंडियन लोग इसमें निवास करते हैं। युर्त जो है खिरगीज, कालमुख, कज्जाक, मध्य एशिया के आवास को हम युर्त के नाम से जानते हैं। इग्लू यानी एक्समो, एक्समो जो प्रजाति के लोग हैं वो इग्लू में रहते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो वो डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है,
सर्वत्र संभावनाएं हैं। कथन ये किसका है? एल फेब्रे का है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश देशांतर की दूरी कितनी होती है? यानी भूमध्य रेखा पर अगर बात करें तो वो 111.32 किलोमीटर होती है। 33 क्वेश्चन है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था? तो प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह वाइडल डी ला विलास ने कहा था। प्रकृति का एक स्थान जो है वो सलाहकार से अधिक नहीं है। तापीय संचरण सिद्धांत, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, तो वो जेफरीज के द्वारा दिया गया तापीय संचरण सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 देखते हैं, हिटलैसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो वो 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने में? 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। हिटलैसी ने बृहत स्तर पर विश्व के कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया? तो वो 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगर हम वो 13 प्रकार देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता हिटलैसी ने बृहत स्तर पर विश्व को 13 कृषि क्षेत्र प्रदेशों में विभाजित किया। अगर पहला देखें, चलवासी पशुचारण, दूसरा व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, फोर्थ नंबर प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, 5 नंबर चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और विशिष्ट बागानी प्रदेश जो है वो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है। यह जर्मन विद्वान वान थ्यूनेन द्वारा बताया गया कि इन्होंने कुछ कल्पित मान्यताओं के संदर्भ पर कृषि स्थानांतरीकरण का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कृषि क्षेत्र के मध्य में एक केंद्रीय नगर अवस्थित होगा और उसके बाहर भूमि उपयोग की 6 सकेंद्रीय पेटियां विकसित होंगी। किसने कहा था? ये वान थ्यूनेन ने बताया है। पेटी उत्पादन, तो ट्रक फार्मिंग जो है वो पेटी उत्पादन है। ईंधन के लिए जंगल, सघन अन्नोत्पादन, अन्न खेती और पशुचारण, पेटी उत्पादन जो है 3 खेती प्रणाली कृषि और विस्तृत पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 36, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसा कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें यह कथन सत्य नहीं है कि यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी अगर देखें तो थ्योरी है कि कोरियालिस बल पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा एक काल्पनिक बल है। ध्रुवों पर पृथ्वी की न्यूनतम घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल भी सर्वाधिक होता है, जबकि यह विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। यह वायु की गति के समानुपातिक होता है। जितनी ही वायु गति अधिक होगी उतना ही कोरियालिस बल जो है पवन की दिशा में विक्षेपक अधिक होगा। यह घर्षण बल से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, संभववाद यानी पॉसिबल्स का जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद का जो जनक किसे कहा जाता है? तो वो लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट कौन सा है? तो वो उसका करेक्ट आंसर है हमारा लुसियन फेब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1884 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का 1884 में किया गया था। 39 क्वेश्चन देखेंगे, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो पिट्सबर्ग औद्योगिक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। किसमें स्थित है?
अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है भारत के? तो वो कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना कर्नाटक में स्थित है। 40 नंबर अगर क्वेश्चन देखें, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? तो शीतोष्ण चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण में होता है। भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो है कांदला बंदरगाह। कौन सा है? कांदला बंदरगाह है। डिमाजिया डिमाजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? यानी जो फ्रांस के डिमाजिया जो है, उन्होंने कार्यों के आधार पर मकानों का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? जैसा कि कर्नाटक में कॉफी उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य है भारत का। जैसा कि कॉफी प्रोडक्शन में अगर देखें 2018-19 के बीच में, तो इस प्रकार से हमारा ये जो हमें दिखता है, ये कर्नाटक जो भारत में है सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र है। बाकी ये जितने अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें भी कॉफी जो है उत्पादन की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में की जाती है। सॉरी, ये जो हमारे कॉफी प्रदेश जो है कर्नाटका है, केरला और तमिलनाडु, और यहाँ पर जी इतने भी दिख रहे हैं, ये सब हमारे कॉफी उत्पादक राज्य नहीं है। 45 में देखते हैं, इनमें से किससे भूगोल का जनक कहा जाता है? तो रेटोस्थनीज जो है उनको हम भूगोल का जनक कहते हैं। सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजातियों में भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो वो 7 में किया गया था। किसमें किया गया? 7 में किया गया था। यानी सर हर्बर्ट रिसले ने भौतिक प्रजातियों के आधार पर भारतीय प्रजातियों के 7 वर्गों में विभाजित किया है। द्रविड़, इंडो आर मंगोलाइड, आर द्रविड़ मंगोल और सिंधु द्रविड़ तर्क है। चलिए 47 क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से इनमें से कौन सी तरंग चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो वो पी तरंग जो है संकुचन व फैलाव लाती है। चलिए 48 क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो 48 क्वेश्चन अगर हम सबसे पहले अगर देखें, तो 48 क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? तो जेम्स हटन है। इसका ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में, और 49 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को हम किस नाम से जानते हैं? तो अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को हम लोग वैथोलिथ के नाम से जानते हैं। यानी 49 का डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी? तो वो हंटिंगटन के द्वारा दी गई है। यानी प्रसिद्ध पुस्तक जो है मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी? तो वो हंटिंगटन ने लिखी। और इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए अभी इसमें हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 51 में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2025 के अनुसार 193 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत जो है वो कोट पर है। इसका ऑप्शन नंबर 134, सॉरी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 134वें कोटि पर है। यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति
उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में जे.के. गिलबर्ट को वास्तविक भू आकृति विज्ञान भूगोलवेत्ता या विज्ञानवेत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 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 ई हैकल जर्मन जीव वैज्ञानिक ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में किया था। किसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम ई हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का है मेरा कि एक तालाब जलीय सागरीय परितंत्र का जीव संख्या पिरामिड होता है, तो वो सीधा होता है। कैसा पिरामिड बनता है? सीधा पिरामिड बनता है एक तालाब जलीय और सागरीय परितंत्र का। 55 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कृमिक पोषण स्तरों में प्रदूषक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जैव आवर्धन। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन जो है वो कृमिक पोषण स्तरों में प्रदूषक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना जो है वो हमारा जैव आवर्धन के रूप में नाम से कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 56 में, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना जो है वो विलास से संबंधित नहीं है? तो वो है लेविन्स-राम। लेविन्स-राम जो है वो विलास महोदय के द्वारा नहीं दी गई, इनके द्वारा संभववाद, पेज या लघु प्रदेश की संकल्पना, जनवरी विशिष्ट जीवन पद्धति, ये जो संकल्पना है विलास के द्वारा दी गई है और लेविन्स-राम जो है वो नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 और 57 हमारा क्वेश्चन है कि जीन ब्रूस निम्नलिखित में से किस विचारधारा को नहीं मानते थे? तो वे भू राजनीति को जो है वो नहीं मानते थे। कौन? जीन ब्रूस। यानी 57 का डी नंबर हमारा करेक्ट है। 58 में देखेंगे क्लाइमोग्राफ में कीन प्रदर्शित करता है। तो क्लाइमोग्राफ में कीन जो प्रदर्शित करते हैं वो ठंडा एवं शुष्क प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? ठंडा एवं शुष्क करते हैं। 59 क्वेश्चन देखेंगे कि सन 1925 में प्रकाशित भूदृश्य की आकार की निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो कार्ल सावर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्ल सावर। चलिए इस प्रकार से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित भूगोलवेत्ता में किसने प्रवास कटबंध सिद्धांत का माइग्रेशन जोन थ्योरी का प्रतिपादन किया? तो वो ग्रिफिथ टेलर ने किया है। यानी भूगोलवेत्ता में किसने प्रवास कटबंध सिद्धांत को जो है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार से हमने इसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों को भी शेयर करें और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।